नमस्कार। आज आपके एमए फाइनल के लिए इंटरनेशनल लॉ का जो आपका पेपर है, ऑप्शनल पेपर है ये, इसमें अपन जो आज टॉपिक ले रहे हैं वो है राज्यों की मान्यता के संदर्भ में, रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स के संदर्भ में अपन ले रहे हैं कि राज्य एक दूसरे राज्य को मान्यता किस प्रकार से प्रदान करते हैं और इसका क्या महत्व है, इस संदर्भ में अपन को देखना है। तो अपन देखते हैं जैसे कि राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, आप जानते हैं ठीक से, जनसंख्या, भूभाग, सरकार तथा संप्रभुता। परंतु अंतर्राष्ट्रीय कानून के दृष्टिकोण से राज्य की अन्य राज्यों द्वारा मान्यता भी आवश्यक तत्वों में सम्मिलित की जाती है। अन्य राज्यों द्वारा मान्यता प्राप्त होने पर ही किसी राज्य को अंतर्राष्ट्रीय समाज का या अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का सदस्य और अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के दृष्टिकोण से मान्यता को राज्य का 5वां तत्व भी कहा जाता है। राज्यों की मान्यता का महत्व के संदर्भ में अपन देखते हैं कि इसका क्या महत्व है। तो इसका महत्व यह है कि मान्यता द्वारा राज्य अन्य राज्यों से राजनयिक संबंध तथा संधि स्थापना या स्थापित करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। दूसरा, सीमाओं के भीतर 2 राज्यों के बीच पूर्व स्थापित संधियां स्वतः पुनर्जीवित हो जाती हैं। तीसरा इसका महत्व है, मान्यता प्राप्त करने वाले राज्य को मान्यता प्रदान करने वाले राज्य के न्यायालयों में दावा करने का या किसी भी बात पर यदि अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में आती है और कोई अपराध साबित होता है तो वो उस राज्य के न्यायालयों में दावा करने का अधिकार भी उसको मिल जाता है। चौथा इसका महत्व है कि इसके द्वारा वह अपने लिए तथा अपनी संपत्ति के लिए उसको मान्यता देने वाले राज्य के न्यायाधिकारियों के अधिकार क्षेत्र से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। और 5वां इसका महत्व है, मान्यता प्रदान करने वाले राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर स्थित संपत्ति पर जो कि पहले उसके अलग होने के समय पूर्ववर्ती सरकार की थी, पहले वाली सरकार की जो उसके ऊपर जो अधिकार था, कब्जा था, तो कब्जा मांगने तथा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ये इस मान्यता का महत्व अंतर्राष्ट्रीय जगत में माना जाता है। अपन अब देखते हैं कि मान्यता का क्या अर्थ है और कुछ विद्वानों ने इसके संदर्भ में कुछ परिभाषाएं दी हैं, वो भी अपन देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून में एक विद्वान हुए हैं, बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, ये ओपेनहीम है इनका नाम, ओपेनहीम। तो ओपेनहीम ने इस मान्यता के संदर्भ में एक परिभाषा दी है और वो कहते हैं कि केवल मान्यता द्वारा ही कोई राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय बनता है। बहुत छोटी और संक्षिप्त और अच्छी परिभाषा दी है। एक विद्वान है दूसरे फैनविक, उन्होंने कहा है कि मान्यता का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के स्थित सदस्य द्वारा ऐसे राज्य अथवा राजनीतिक दल के अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को स्वीकार करना है जिसके साथ अब तक उसके सहकारी संबंध नहीं थे। एक विद्वान हुए कैल्सन, उन्होंने कहा है कि मान्यता को अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व की विशिष्ट आवश्यकता माना है। एक विद्वान और हुए सोरेनसन ने भी मान्यता को उस कानूनी व राजनीतिक क्रिया का नाम दिया है जो राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व दिलाने और उसमें सहायक सिद्ध होती है या सहायता करती है। इस प्रकार से इन विद्वानों ने इसका अर्थ और परिभाषाएं बताई हैं। हम इन परिभाषाओं के आधार पर यह कह सकते हैं कि मान्यता द्वारा अन्य राज्य यह स्वीकार करते हैं कि राजनीतिक सत्ता जिसे मान्यता प्रदान की जा रही है राजत्व के गुणों से युक्त है।
मान्यता द्वारा नया राज्य राष्ट्रों के परिवार या फैमिली ऑफ नेशंस का सदस्य बन जाता है। मान्यता प्राप्त राज्य को अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व या अंतर्राष्ट्रीय जो एक तरीके से राज्यों का समूह है उसमें उसको एक पर्सनैलिटी प्राप्त हो जाती है। अब अपन आगे देखते हैं मान्यता के संदर्भ में जो सिद्धांत कौन कौन से प्रिंसिपल्स ऑफ रिकॉग्निशन के संदर्भ में। तो इसमें ये दो सिद्धांत बताए गए हैं। पहला बताया गया निर्माणात्मक सिद्धांत। इसमें कहा गया कि सिद्धांत के अनुसार मान्यता ही राज्य को जन्म देती है, यानी कि मान्यता मिलेगी तो ही राज्य का जन्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। जब तक किसी राज्य को मान्यता नहीं दी जाती तब तक न तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय सत्ता होती है और न ही वह अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय बन सकता है। एक राज्य केवल मान्यता के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय कानून का दायरे में आता है और उस कानून उसके ऊपर लागू होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बरादरी का सदस्य वो बनता है, यानी कि इंटरनेशनल पर्सन वो बन जाता है एक तरीके से। दूसरा जो इसका सिद्धांत है घोषणात्मक या प्रमाणात्मक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की सत्ता तो पहले ही विद्यमान होती है पर मान्यता द्वारा उसे प्रमाणिकता या प्रमाणिक रूप प्रदान कर दिया जाता है, यानी दूसरा उसकी बात तभी मानेगा जब दूसरा उसको मान्यता प्रदान कर देगा। इस सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार मान्यता किसी राज्य को जन्म नहीं देती किंतु पहले से स्थित राज्य को स्वीकृति प्रदान करती है। बिल्कुल बात सही है, जो राज्य पहले से ही है उसकी सत्ता को स्वीकृति प्रदान अंतर्राष्ट्रीय जगत के अंतर्राष्ट्रीय बरादरी के दूसरे जो देश हैं वो देते हैं स्वीकृति। ये इसका घोषणात्मक या प्रमाणात्मक सिद्धांत कहलाता है। और इसके बाद ये आता है मान्यता के आधार, यानी मान्यता के आधार कौन कौन से होते हैं। तो मान्यता के आधारों में आता है कि पहला, नए राज्य का स्वतंत्र तथा संपूर्ण प्रभु सत्ता संपन्न होना, यानी कि जो नया राज्य है वो पूरी तरीके से संपूर्ण प्रभुता संपन्न हो, आंतरिक और बाहरी दोनों दृष्टि से वो स्वतंत्र हो, अर्थात उसका बाहरी शक्ति के नियंत्रण में किसी दूसरे देश की शक्ति के नियंत्रण में न होना चाहिए। दूसरा, इस राज्य की सरकार की सुदृढ़ता और स्थायित्व है, यानी कि वो जो राज्य की जो सरकार है वो मजबूत हो, स्थायित्वता हो उसके अंदर। तीसरा, इस राज्य द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायित्वों को पालन करने की इच्छा और सामर्थ्य हो, यानी कि वो दूसरे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कानून जो हैं और दूसरे जो देश हैं उनके कर्तव्यों का पालन करे, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के दायित्वों का पालन करे और पालन करने की उसमें इच्छा भी हो और सामर्थ्य भी हो। आगे मान्यता की दो कसौटियां भी बताई गई हैं। पहली है व्यक्तिगत कसौटी। व्यक्तिगत जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है इसमें है कि किसी सरकार को मान्यता देने से पहले संबंधित सरकार की क्षमता को कुछ प्रश्नों की कसौटी पर कसकर देखा जाता है। जैसे क्या नई सरकार अपने देश के प्रशासकीय यंत्र पर तथ्यगत नियंत्रण रखती है। दूसरा, क्या नई सरकार की सत्ता का विरोध नहीं किया जाता। तीसरा, क्या नई सरकार को अपने देश के बाहरी जनमत का समर्थन प्राप्त है। यदि सकारात्मक उत्तर मिल जाए तो संबंधित सरकार को मान्यता दी जा सकती है। इसी तरह से दूसरी जो आत्मगत कसौटी है, सब्जेक्टिव टेस्ट है, इसमें आत्मगत कसौटी के आधार पर देखा जाता है कि सरकार अपने राज्य के अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने की इच्छा रखती है या नहीं रखती। इस संदर्भ में भी ये विचार किया जाता है। आज इतना ही।